एक दो चीज़ें हैं जिससे तुम मुझसे नाराज़ हो सकते हो कि ये तो ठीक है कि ये मिड सेम का है, तुम एंड सेम का कब करवाओगे? तो मैं बता दूँ 2018 और 2019 का एंड सेमेस्टर का जो पेपर आया था आईपीयू का, वायरलेस कम्युनिकेशन का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज ही के दिन कर सकता हूँ मैं, कोशिश करूँगा आज ही हो जाए, है ना? तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको कंप्लीट ही कर लें फटाफट, क्योंकि लास्ट में एक न्यूमेरिकल भी है और इन सब को हम एक बार देख लेते हैं कि पेपर में कैसे लिखना है, कि आंसर शीट भी कुछ इस तरह की दिखती है ना। तो देखो, क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 2 का, कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेज पीसीएस नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो या तो जीएसएम पूछ लेगा या पीसीएस पूछ लेगा 5 नंबर का, ये मतलब 6 नंबर में, है ना? कितना भी पूछे रहेगा 6, 6.5, है ना? ऐसे रहेंगे 2 क्वेश्चन। और दूसरे कंपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल एसेस टेक्निक। इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा। माना मैंने पीसीएस आर्किटेक्चर भी बता रखा है, मगर ऐसे करके नहीं बताया था कि पेपर में कैसे लिखना है ना? तो वो देख लो अभी। और ये टी डी एम ए सी डी एम ए ये बता चुका हूँ मैं, बार बार नहीं बताएंगे इसको, ठीक है? तो देखते हैं पीसीएस पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेज नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये रिफ़र किसको करता है? पहले शुरुआत ऐसे करना कि थोड़ी सी डेफिनेशन दे देना, और मैंने ये एक पेज में ही लिखा है, तुम इसको आराम से एक्सटेंड कर सकते हो 2 या 3 पेज में, ठीक है? तीसरे पेज में तो डायग्राम भी आ जाएगा बीच में, और इसको एक्सप्लेन करना बहुत बड़ा-बड़ा एक्सप्लेन करना, खुला-खुला लिखना थोड़ा, ठीक है? तो चलो एक्सप्लेन करते हैं इसको, कि पीसीएस पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेज आर्किटेक्चर जो होता है वो रिफ़र करता है कि इसको ओवरऑल डिज़ाइन, सारा डिज़ाइन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट प्रोवाइड पीसीएस, ठीक है? जो पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, उस नेटवर्क का डिज़ाइन और ऑर्गेनाइजेशन क्या डिफाइन करता है? इसका आर्किटेक्चर डिफाइन करता है, ठीक है? तो इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, ये 6 कंपोनेंट्स, इनको याद कर लो, जो करना है कर लो। तो बेस स्टेशन क्या होता है? रेडियो ट्रांसीवर, है ना? रेडियो ट्रांसीवर। तो बेस स्टेशन जो है वो ट्रांसीव करता है। और मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स, एमएससीज, ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट दिए, तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और प्रॉपर जो चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, मतलब इसका प्रॉपर आंसर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने, या फर्स्ट कमेंट देख लेना। मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, ठीक है? ये क्या है? सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, मैंने बताया था हार्ट था ये, जब मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करा था नोट से, है ना? और जो फ्लो होता है ना बेस स्टेशन से पीएसटीएन का, वो ये चेक करता है ना? ये क्या करता है? मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो इसमें पीएसटीएन क्या होता है? पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क। तो हम अगर जैसे पेपर में डेफिनेशन आ गई पीएसटीएन की, तो वैसे तो तुम पढ़ के रखोगे, मगर तुम्हें पता होगा कि अच्छा, मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो होता है वो फ्लो चेक करता है बेस स्टेशन से पीएसटीएन का, तो एक पॉइंट इसमें भी डल जाएगा, एक पॉइंट इसमें भी डल जाएगा। समझ में आया? मतलब किस तरह से आंसर बढ़ाए जाते हैं, कि बेस स्टेशन के बारे में ही सिर्फ पूछ लिया, बड़े नंबर का सवाल या 2 नंबर में आ गया, तो बता सकते हैं कि बेस स्टेशन से मोबाइल पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क तक पहुंचाने का काम, फ्लो का काम मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स करते हैं। तो आया ना एक प्रॉपर सेंटेंस। फिर है होम लोकेशन रजिस्टर, HLR। ये डेटाबेस है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो जो सब्सक्राइबर के पास है ना, सब्सक्राइबर यानी हमारे उसके पास एक मॉड्यूल, मतलब एक सिम कार्ड हो सकता है। और विजिटर लोकेशन रजिस्टर, यानी उसने कहाँ विजिट करा है। तो ऑप्टी ऐसे क्या होता है कि जैसे वो कहीं किसी और जगह चला गया, किसी और शहर चला गया, तो वो ऑप्टिमाइज़ करना राउटिंग कॉल्स को, और रिड्यूस करता है HLR का बर्डन, ठीक है? HLR का लोड कम करता है, क्योंकि होम लोकेशन तो उसकी दिल्ली है मगर देहरादून जा रखा है। फिर आता है ऑथेंटिकेशन सेंटर, ये ऑथेंटिकेशन करवाता है, AUC कहेंगे इसको, डेटाबेस है ये भी डेटाबेस था, ठीक है? ये तीनों ही डेटाबेस हैं वैसे तो। स्टोर करता है ऑथ की एंड प्रोफाइल को। फिर आता है बिलिंग एंड रेटिंग सिस्टम, कि तुम्हारा बिल कितना बना, तुमने कितना डेटा यूजेज करा, कलेक्ट यूजेज डेटा एंड जनरेट बिल, ठीक है? और ये डायग्राम मैं पहले भी बता चुका हूँ पीएसटीएन का, कि यहाँ से MES सिम और MSMS, यहाँ पे UM इंटरफेस, एबिस इंटरफेस, और BTS आएंगे 6, और BSC से ज्वाइन हो जाएंगे उसके आगे जाके A इंटरफेस पे जाके MSC इन VLR, EIR, HLR, और आगे जाके GM, SC से SSP PSTN पे चले जाएगा, ठीक है? तो बोलोगे ये सारी क्या चीज़ें हैं ना? तो इतना लिख देना एटलीस्ट, SS7 SUP, इतना हमें रॉकेट साइंस नहीं करनी है, बस जो है वो लिख देना। बेस स्टेशन सब स्टेशन है, ठीक है? और उसकी डेफिनेशन वगैरह मैं बता ही चुका हूँ। और डिटेल में जानने का मन है तो पढ़ लेना भाई, मेरे को तो इंटरेस्टिंग ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, कि यहाँ पे एक्सप्लेन मोबिलिटी मैनेजमेंट इन जीएसएम विद ब्लॉक डायग्राम। ये समझ में आ गया ना? ये क्यों नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो अभी मोबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं जीएसएम में। और दूसरा देखते हैं कि एक्सप्लेन द इफेक्ट। देखो सीडीए में तो पूछा, मगर सीडीए में डायरेक्ट नहीं पूछा, 5 नंबर में आ तो गया है मगर डायरेक्ट नहीं आया है, बोले इफेक्ट ऑफ मल्टी पाथ प्रोपोगेशन। तो अब तुम्हें CDMA की डेफिनेशन पता होगी कि कोड वर्ड्स होते हैं, ठीक है? गार्ड बैंड्स, ये सारी चीज़ें थोड़ी लिखनी है यहाँ पे, यहाँ लिखने की इफेक्ट क्या है मल्टी पाथ प्रोपोगेशन का। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि हमें लिखना जो पड़ता है हमें पता ही नहीं होता। तो ये दोनों एक्सप्लेन करता हूँ अभी मैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, ठीक है? ये पूरा पेपर ही खत्म कर रहे हैं, तब जाके 2018-19 पे आएंगे, ठीक है? एनीवेज, मोबिलिटी मैनेजमेंट देखते हैं, उसके बाद मल्टी पाथ प्रोपोगेशन देखते हैं, ठीक है? तो जीएसएम में मोबिलिटी मैनेजमेंट देखने से पहले एक बार पता तो कर लें कि होता क्या है ये। तो प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग कम्युनिकेशन विद मोबाइल डिवाइसेस एड एज इट मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर विद इन अ सेल्यूलर नेटवर्क। एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, एक सेल्यूलर नेटवर्क के अंदर रह के। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अगर मेंटेन करना है हमें मोबाइल डिवाइसेस को, ठीक है?
तो गोल क्या है हमारा, सेशन रिमेन्स कनेक्टेड। हमारा काम ये है, मोबिलिटी मैनेजमेंट का काम ये है, इस मैनेजमेंट कंपनी का काम ये है कि इसको सेशन को कनेक्टेड रखना है बस। एक सेल से दूसरे सेल में जाओ कोई दिक्कत नहीं। अब की कंपोनेंट्स क्या है इसके, ठीक है, जो जीएसएम में आते हैं, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन क्या करता है, ग्लोबली कनेक्ट करता है। तो सेलुलर नेटवर्क को की कंपोनेंट्स क्या है इसके, एक है लोकेशन अपडेटिंग, है ना, कि प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग एचएलआर विद करंट सेल लोकेशन, ठीक है, कि हमारे एचएलआर का मतलब होम लोकेटर है, तो उसको करंट सेल लोकेशन से अपडेट करना, लोकेशन अपडेटिंग, ये किसका काम है, मोबिलिटी मैनेजमेंट का। फिर आता है हैंड ओवर, हैंड ओवर यानी ट्रांसफरिंग डेटा सेशंस व्हेन लोकेशन चेंज, डेटा सेशंस को चेंज कर देना जब भी लोकेशन चेंज हो। फिर आता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, वेरीफाई करना, आइडेंटिफाई करना, इंश्योर करना ऑथराइज एक्सेस मिल रहा है कि नहीं, यानी ये किसी और ने तो नहीं इसको वो क्या कहते हैं उसको, एनीवेज, ठीक है, ये समझ में आया। टीएलडीआर यानी एक छोटा सा बता दूं आपको कि मोबाइल डिवाइस कैन मूव फ्रीली विद इन नेटवर्क एंड यूज़र कैन एक्सपीरियंस सीमलेस कम्युनिकेशन इवन एज दे मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये है हमारा सार, ठीक है, समरी यही है हमारी कि मोबिलिटी मैनेजमेंट का काम ये है कि हमारा मोबाइल डिवाइस जो है वो एक नेटवर्क के अंदर फ्रीली एक्सेसिबल हो और सीमलेस स्मूथ चले, कम्युनिकेशन सीमलेस हो। अगर हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था हमारा मोबिलिटी मैनेजमेंट। अब देखो क्वेश्चन था, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, वो जो दूसरा क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ मल्टीपाथ प्रोपोगेशन इन कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। अब यहाँ पे हमें मल्टीपाथ प्रोपोगेशन के बारे में पूछा है, ठीक है, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस के बारे में नहीं पूछा। तो उसी को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है ये मल्टीपाथ प्रोपोगेशन। फिनोमेना है एक, वेयर सिग्नल रेडियो मतलब सॉरी सिंगल है, ये सिंगल लिखा है। फिनोमेना है वेयर सिंगल रेडियो सिग्नल कैन रीच रिसीवर वाया मल्टीपल पाथ। एक ही रेडियो का सिग्नल है, अलग अलग तरीक़ों से रिसीवर तक पहुंच रहा है ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसको, इट कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। तो ऑब्स्टेकल उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट हो सकता है। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, देखो अब मैंने यहाँ से पॉजिटिव इफेक्ट लिखा है, तो तुम उसको बढ़ा के कैसे लिखते हो, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मल्टीपाथ प्रोपोगेशन इन ग्लोबल सिस्टम, है ना, सॉरी ग्लोबल कह रहा है, इन कोड डिवीजन मल्टीपल एसेसिस। तो सीडीएमए में पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसका, डाइवर्सिटी गेन होती है, ठीक है, रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ फीडिंग एंड इंप्रूव ओवरऑल क्वांटिटी, है ना, क्वालिटी को इंप्रूव करता है। अगर डाइवर्सिटी मिल जाती है उसको, बहुत सारे ऑब्स्टिकल से टकरा रहा है, कोई ऐसा ऑब्स्टिकल होगा जिससे वो इजीली ऐसे छुपा है उस जगह पे, है ना। और स्पैटियल रीयूज यानी इनेबल मल्टीपल यूजर टू शेयर सेम फ्रीक्वेंसी बैंड। तो एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड है मगर मल्टीपल यूजर्स यूज़ कर रहे हैं उसको। इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा, डाइवर्सिटी गेन से तुम डाइवर्सिटी तो ले रहे हो मगर यहाँ पे इंटरफेरेंस भी तो हो सकता है, टाइम सिंक्रोनाइजेशन भी तो प्रॉब्लम दे सकता है। क्यों, क्योंकि डिग्रेड परफॉर्मेंस हो जाएगी, इंटरफेरेंस यानी आपस में टकरा जाना, कंजेशन हो जाना। ईच पाथ हैव डिफरेंट डिलेज, और हर पाथ का अलग अलग डिले होता है जिसकी वजह से इंटरफेरेंस होता है ना। टाइम सिंक्रोनाइजेशन यानी अब ये भी बताया, हर पाथ का अलग अलग डिले होता है, तो डिफिकल्ट टू अचीव हो जाएगा क्या, टाइम सिंक्रोनाइजेशन। एक ही टाइम पे सारे पैकेट नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारी मल्टीपाथ प्रोपोगेशन में। अब मान लो कि पेपर में चौथे क्वेश्चन में से कुछ आया, मान लो कि वैसे इन तीनों में से कोई एक, तीनों को करना था, है ना, चौथा वाला छोड़ दिया बहुत बच्चों ने क्योंकि इसमें ये न्यूमेरिकल था, वो भी देख लेते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है कि 3G और 4G वायरलेस कम्युनिकेशन को इन टर्म्स ऑफ वेरियस पैरामीटर देखना है। ये मैं बता रहा हूँ, आ सकता है फिर से आ सकता है ये, क्योंकि 3G 4G 2G 3G ऐसे करके चीज़ें आती हैं, है ना। जैसे यहाँ का मैंने बताया ये 2G से रिलेट करता था, है ना। तो ये बोल रहे 3G और 4G को किस किस के बेसिस पे देखना है, पैरामीटर्स के बेसिस पे और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, बेसिकली वेरियस पैरामीटर्स वही है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे। सेकंड है स्लो फीडिंग और फास्ट फीडिंग देखना है, और थर्ड वाला हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ेंगे अभी तो टाइम वेस्ट होगा। तो अभी यहाँ पे तुम्हें देख के ऐसा लग रहा होगा क्या खिचड़ी बना रखी है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम समझना, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है इस वजह से। 3G और 4G का कंपैरिजन, अब देखो तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, याद कैसे आसानी से रहेगा, ऐसे, है ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। और ऐसे अभी तुम्हें बता रहा हूँ तरीका देखना आंसर लिखने का, कि 3G और 4G कंपैरिजन करते हैं ना, तो मान लो कि डेटा रेट के बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है, तो बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ डेटा रेट के बेसिस पे। मान लो 6.5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो क्या करेंगे, ये करेंगे या ये करेंगे, मैं तो कह रहा हूँ दोनों ही करो, क्योंकि ये तुम्हें विजुअली तुम्हारा आंसर को पॉइंट देगा और ये तुम्हारा लेंथ वाइज थियोरेटिकली पॉइंट देगा। तो देखो अगर डेटा रेट के बेसिस पे देखा जाए, 4G हैव मच हायर डेटा रेट कंपेयर टू 3G। जाहिर सी बात है 4G ज़्यादा एडवांस है, तो डेटा रेट हाई होंगे कंपेयर टू 3G नेटवर्क। एक बात समझ में आ गई। अब अगली लाइन कह रहे हैं 4G नेटवर्क टिपिकली प्रोवाइड डेटा रेट अप टू 1 Gbps डाउन लिंक में, और अप लिंक में 100 Mbps, ठीक है। वाइल 3G नेटवर्क प्रोवाइड डेटा रेट अप टू 13 से 14 Mbps इन डाउन लिंक और 1 से 5 Mbps इन अप लिंक। ये हो गया हमारा बड़ा सा सेंटेंस। और इसका एक छोटा सा हिस्सा क्या है, ये कि हम एक पैरामीटर बनाएं, एक 3G लिखें, एक 4G लिखें, ये हमारे 3 कॉलम्स हो गए, ठीक है। अब रोज़ क्या है कि डेटा रेट लिखा, एक बार डाउन लिंक लिखा, एक बार अप लिंक लिखा। अब 3G में कितना था, 3 से 14 ये लिखा मैंने, है ना। और
4G में 1 Gbps, है ना, 13 से 14 कहते हैं इसको। और डेटा रेट यहाँ पे 1 से 5 Mbps जाएगा अगर हम अपलिंक की बात करें, और 4G में 100 Mbps जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना। लेटेंसी की बात करें तो यहाँ अच्छा, लेटेंसी क्या होता है, ये लेटेंसी टर्म तंग करती है बच्चों को। सिंपल है, मतलब तुम भारी हिंदी के शब्द बोल देते हो एक सिंपल चीज़ बताने के लिए, है ना, डिले। अब तुम बताओ 3G और 4G में डिले किसका ज़्यादा, डिले हो ज़्यादा होना अच्छी बात है कि नहीं, बुरी बात है भाई। तुम टाइम ज़्यादा लग रहा है तुम्हारी मूवी डाउनलोड होने में क्योंकि 3G चल रहा है, समझ में आया। तो 3G जो है वो 200 से 500 मिली सेकेंड ले लेता है डिले की बात करें, वहीं पे 4G जो है 100 से कम रहता है, यानी एटलीस्ट कम तो है ना, 4G ज़्यादा बढ़िया चल रहा है इसका मतलब। तो लेटेंसी क्या है 4G की, कम है, जिसकी वजह से स्पीड ज़्यादा है, ऐसा समझ सकते हैं। स्पेक्ट्रम की बात करें तो 5 मेगाहर्ट्ज़ और लेस, इसके 20 मेगाहर्ट्ज़ और मोर। सर्विस की बात करें तो 3G में क्या होता था, हम वॉइस और टेक्स्ट दोनों भेज पाते थे, मगर 4G में 4G तो चला रहे हैं, मेनली 4G चला रहे हैं, 5G अभी बहुत शायद ही कम लोगों पे है। तो HD वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मोबाइल टीवी देख सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं, ये 4G का हिस्सा है, ठीक है। और इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कि और डिवाइसेस कैसे ऑपरेट होते हैं, तो इसमें तो लेस है, इसमें हाई कैसे है, क्योंकि ये वायरलेस सर्विसेज से कनेक्ट हो सकते हैं जैसे वाईफाई, है ना। कवरेज की बात करें तो ये डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चर 3G के कवरेज, मगर यहाँ पे वाइड कवरेज है एज़ कम्पेयर टू 3G, ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये था अच्छा पॉइंट। तो 3G 4G का कंपैरिजन आएगा तो लिख पाओगे, ये टेक्निकल चीज़ें जरूर लिखना, ठीक है, याद करके, और फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अगला था हमारा स्लो फीडिंग और फास्ट फीडिंग, वो देख लेते हैं। तो तुम इसको अच्छे से बनाना, है ना, ऐसे डब्बा करके बनाना, स्लो फीडिंग और फास्ट फीडिंग। तो स्लो फीडिंग क्या होता है, इट कैन कॉज आवर्स ऑफ डेज टाइम, ठीक है। और इट कैन, फास्ट फीडिंग में क्या है, मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड, मतलब मान लो तुम्हारा फेडिंग हो गया है, फेडिंग होना यानी हमें नहीं मिल पा रहा सिग्नल, है ना, तो यहाँ पे मिली सेकेंड बाद या माइक्रो सेकेंड बाद फिर से मिल जाता है, मगर स्लो फीडिंग में कभी दिन भी लग जाते हैं और घंटे भी लग जाते हैं, है ना। और इसकी क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, फास्ट फीडिंग की हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अब कह रहे हैं लार्ज स्केल वेरिएशन होता है, इसमें स्मॉल स्केल वेरिएशन होता है। लार्ज स्केल में क्या होता है, शेडोइंग, पाथ लॉस, मल्टी पाथ, है ना। अब ये पेपर में आ सकता है कि शेडोइंग क्या होता है। तो पहली बात तो तुम्हें पता है स्मॉल स्केल में होता है, स्मॉल स्लो फीडिंग में होता है ना। और शेडोइंग क्या होता है, इफेक्ट होता है क्या, सिग्नल की पावर फ्लक्चुएट हो रही होती है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, बीच में ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, मतलब ट्रांसमीटर से रिसीवर जा रहे हैं, पाथ प्रोपोगेट हो रहा है, तो बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं ना, इस वजह से शेडोइंग होती है, ठीक है। और इसी का क्या है कि ग्रेजुअल चेंज इन सिग्नल स्ट्रेंथ क्वालिटी, तो क्वालिटी में चेंज देखने को डायरेक्ट मिलता है। और यहीं पे फास्ट फीडिंग में क्या होता है, रैपिड एंड फ्रीक्वेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज होता है, मगर ये रैपिड और फ्रीक्वेंट होता है फास्ट फीडिंग में। अगला है कि रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन सिग्नल क्वालिटी एंड रेंज, ठीक है। सिग्नल की क्वालिटी में भी रिडक्शन आ जाता है, रेंज में भी रिडक्शन आ जाता है। यहाँ पे केस सीवियर डिग्रेडेशन इन क्वालिटी एंड रिजल्ट इन पैकेट लॉस, ठीक है, पैकेट लॉस हो जाता है फाइनली। अगर मैं इन टोटल बताऊँ ना तुम्हें, तो क्या स्लो फीडिंग जो होता है वो लार्ज स्केल वेरिएशन से कॉज होती है ना, यहाँ लिखा है लार्ज स्केल वेरिएशन, है, तो उसमें शेडोइंग, पाथ लॉस, मल्टी पाथ, ये सब आ जाते हैं। और ग्रेजुअल चेंज होता है सिग्नल में, ग्रेजुअली चेंज आता है सिग्नल में, सिग्नल की स्ट्रेंथ में। फास्ट फीडिंग क्या होता है, स्मॉल स्केल वेरिएशन से होता है ना। ये मेन पॉइंट है इसका, मतलब ये चीज़ पहले लिख सकते हो तुम, जैसे मल्टी पाथ एंड रिफ्लेक्शन। और रैपिड एंड फ्रीक्वेंट चेंज होते हैं सिग्नल की स्ट्रेंथ में एंड क्वालिटी में, जिससे सीवियर डिग्रेडेशन हो जाता है ना, सीवियर डिग्रेडेशन हो जाता है। तो तुम इसी से पॉइंट बना बना के स्लो और फास्ट फीडिंग के बारे में लिख सकते हो। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं एक सर्टेन सिटी हैज़ एरिया दिस, ठीक है। वैसे तो मैं तुम्हें बोलूँगा अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं पेपर में, है ना, ये भी टीचर ने ऐसे दे रखा था कि जानबूझ के। तो ध्यान रखना कि अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं तभी उस पे जाना, वरना अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो तुम्हें अभी समझ में आ ही जाएगा। तो एक सर्टेन सिटी का एरिया ये है ना, इतना माइल्स, कितना, 1300 स्क्वायर माइल्स ये एरिया है, कवर्ड बाय अ सेल्यूलर सिस्टम जिसमें 7 सेल रीयूज पैटर्न है, ठीक है, ये चीज़ें काम की हैं। 7 सेल रीयूज पैटर्न है, ईच सेल इज रेडियस ऑफ 4 माइल्स, ठीक है, तो माइल्स माइल्स, ठीक है। सिटी इज एलोकेटेड 40 मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम, और क्या है, फुली डुप्लेक्स है, बैंडविड्थ ऑफ 60 किलोहर्ट्ज़। ये किस बुक का क्वेश्चन है, सर ने एक बुक बताई थी हमें, मैं तुम्हें भी बुक दिखा दूंगा, स्क्रीन के आगे लगा दूंगा एडिट करते समय, है ना। और तुम्हें क्या बताना है, नंबर ऑफ सेल्स इन द सर्विस एरिया और नंबर ऑफ चैनल्स पर सेल, ठीक है, हमें ये दो चीज़ें बतानी है। और कभी कभी सब्सक्राइबर भी पूछ लेता है कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है, वो चीज़ें भी देखना, चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखो नंबर ऑफ सेल इन सर्विस एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर हमारा 4 था, 4 माइल्स बताया था रेडियस, है ना, तो 16 पाई हो गया। और टोटल सेल जो हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इन सर्विस एरिया पूछ रहा है तो वो टोटल सेल की बात कर रहा है, तो टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ सेल, टोटल एरिया कितना था, 1300 स्क्वायर माइल्स और 16 पाई स्क्वायर माइल्स पर सेल, है ना। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 26 सेल्स। इतना समझ में आता है, ये हमारे नंबर ऑफ सेल्स है किसमें, सर्विस एरिया में। अब अगला था कि चैनल पर सेल पूछ रहा था, तो चैनल पर सेल निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल अवेलेबल स्पेक्ट्रम, हमारे पास अवेलेबल स्पेक्ट्रम कितना था, और डिवाइड करते हैं चैनल के बैंडविड्थ से। देखो एलोकेटेड कितना है,
और चैनल का बैंडविड्थ कितना है 60, तो वही करा। ध्यान रखना मेगाहर्ट्ज़ अपन किलोहर्ट्ज़ है, तो आंसर कुछ इस तरह से नंबर ऑफ चैनल्स आ जाएगा। तो 666.67 नंबर ऑफ चैनल्स। एक्स्ट्रा में क्या है, अगर मान लो सब्सक्राइबर पूछ लिए, टोटल सब्सक्राइबर पर सेल कितने हैं, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ चैनल्स पर सेल अपन में रीयूज़ फैक्टर, यहाँ रीयूज़ फैक्टर काम आता है। तुम पूछ रहे थे ना, तुम नहीं पूछ रहे थे, मैं बता रहा था ना कि 7 सेल रीयूज़ पैटर्न क्यों दे रखा है, तो वो इसलिए दे रखा है कि हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसको। तो टीचर ने क्या करा, ये तीसरा पार्ट दिया ही नहीं सवाल का, मैं दिखाऊंगा अभी सवाल तुम्हें, या तो तुमने देख ही लिया होगा एडिट करते समय। तो 666.67/7 करा, ये आ गया 95, अप्रॉक्सीमेटली 95 सब्सक्राइबर। तो टोटल सब्सक्राइबर कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये देखो 26 सेल थे, है ना, तो 26 इंटू 95 दैट इज़ 2470 सब्सक्राइबर्स। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा ये। और हमने मिड टर्म इवैल्यूएट करा, मिड टर्म पेपर इसलिए इवैल्यूएट करा क्योंकि इससे ही आने वाला है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि यूनिट 3 और 4 तो है ही, मगर कॉन्फिडेंस देता है यूनिट 1 और 2, क्योंकि हमें इससे मिड टर्म में भी आता है और फाइनल में एंड टर्म में तो आते ही आता है। तो वीडियो पसंद आ रही है, मेहनत पसंद आ रही है, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है, मगर बहुत बड़ी बात है, इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, लोग देख रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है ये। और होप तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हुआ हो यार। और तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही रखा है इसका, ठीक है, पढ़ो, मेहनत करो, आ जाएंगे अच्छे नंबर, बस कीवर्ड्स याद रखना।